नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा वायरस जिसकी दवा 8 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं आ सकी। केंद्र सरकार कोरोना को काबू करने की चाहे लाख दावे करता हो और कोशिशें करने में लगा हो, लेकिन हर दिन देश में हजारों की संख्या में संक्रमितों की बढ़ोतरी का सिलसिला अभी भी जारी है। देश में संक्रमितों की संख्या 85 लाख को क्रॉस कर चुकी है। इसमें कोरोना के 5 लाख से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर। सरकार और जनता दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा कि आखिर इस दोहरी आफत के खिलाफ कैसी होगी जंग। कोरोना का कहर और जहरीली हवा का कॉकटेल लोगों को बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। कोरोना की वजह से लोग जहां बीमार पड़ रहे थे, वहीं अब प्रदूषण की वजह से भी लोगों का दम घुटने लगा है। सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो रही है लोगों को। अब ऐसे में ये समझना कि ये कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अस्पतालों में सांस की दिक्कत और खांसी के मरीजों की संख्या में 4 से 5 गुना तक इजाफा देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि प्रदूषण का लेवल इस वक्त कहां पर पहुंच चुका है। सबसे पहले आंकड़े आपको दिखाएंगे और उन आंकड़ों के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि प्रदूषण का लेवल यानी कि AQI इंडेक्स दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों में किस कदर बढ़ चुका है, किस कदर जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो आंकड़े आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो खबर फास्ट भी उठा रहा है इस विषय को लेकर, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटों में 45,903 नए मामले सामने आए हैं। जहरीली क्यों हुई है आबो हवा, अचानक से कैसे हुई, कोरोना केसेस में इतनी बढ़ोतरी, ये कुछ सवाल हैं। अचानक से कैसे कोरोना के केसेस में इतनी बढ़ोतरी हो गई, 45,000 से ज्यादा नए मामले कैसे सामने आए एक ही दिन में, जो कि बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। और कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा इस वक्त 85 लाख को क्रॉस कर चुका है। दोहरी आफत से बचाव की क्या तैयारी है? क्या प्रदूषण की वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। प्रदूषण इतना ज्यादा कैसे बढ़ता जा रहा है? क्यों आबो हवा इतनी जहरीली होती जा रही है? और अचानक से कैसे फिर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है? दोहरी आफत, जहरीली हवा और कोरोना का कहर, इस दोहरी आफत से बचाव की क्या तैयारी है? क्या प्रदूषण एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है? 2 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे हम इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। और ये मंच आपका है, इस मंच के जरिए आप भी अपने सवाल रख सकते हैं मेहमानों के सामने। अगर आपके मन में कोरोना और प्रदूषण से जुड़े कुछ भी सवाल हो तो आप भी मेहमानों से पूछ सकते हैं। और चलिए अब वक्त है उन ग्राफिक्स को दिखाने का जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि किस कदर से हवा का स्तर बेहद प्रदूषित होता जा रहा है, किस कदर से AQI लेवल में बढ़ोतरी लगातार जारी है। ये आंकड़े बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि दिन ब दिन जो आबो हवा है वो खराब हो रही है। दिल्ली के हालात आप लगातार देख ही रहे होंगे, लगातार देखे जा रहे हैं कि दिल्ली में आबो हवा किस कदर प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली की बात की जाए या फिर हरियाणा के कुछ जिलों की बात की जाए, लगातार हवा में जहर जो है वो देखा जा रहा है। लोगों को सांस लेने जैसी तकलीफ हो रही है, खांसी जैसी तकलीफ लोगों को हो रही है, और यही सिम्टम्स कोरोना के भी होते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है यह समझना कि आखिर ये कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर प्रदूषित हवा के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखिए प्रदूषण मीटर, सेंट्रल दिल्ली में 760 तक प्रदूषण का स्तर, नई दिल्ली में 710 तक AQI, नॉर्थ दिल्ली में 989, साउथ में 645, पश्चिमी दिल्ली में 957 तक पहुंच गया है प्रदूषण का स्तर। आप समझिए अब हरियाणा के कुछ जिले हैं जहां पर AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। हिसार में 1020 तक, अपने आप में बहुत सीवियर कंडीशन है वहां पर। यह प्रदूषण मीटर इसीलिए भी दिखाना जरूरी हो जाता है ताकि आम जनता भी इस चीज को समझे और अपना भी उत्तरदायित्व समझे कि केवल सरकार ही महज कोशिशों के जरिए अकेले नहीं कर सकती है। जब बयालीस तक पहुंच गया है, हिसार में 1020 तक पहुंच गया है। तो ये सवाल आप लगातार जो हम भी खबर फास्ट के इस मंच के जरिए अपने मेहमानों से पूछेंगे, और सवाल आपका, ये आप ही का मंच है, इस मंच के जरिए आपके मन में कोई भी सवाल है तो लगातार नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर
फ्लैश होते रहेंगे। उन नंबर्स के जरिए आप कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर को भी हमने जोड़ने की कोशिश की है इसी कार्यक्रम में, ताकि जो प्रदूषण का स्तर बिगड़ रहा है, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, क्या ऐसी तमाम चीजें आपको अपने खाने में ऐड करनी चाहिए जिससे आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो लगातार स्ट्रांग होता रहे, और क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो सांस की बीमारी से ग्रसित लोग हैं, ये जो समस्या है, ये जो कंडीशन है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा खराब होती हैं, क्योंकि वो लगातार पहले ही एक समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रदूषित हवा और ऊपर से कोरोना का कहर उनको और ज्यादा बीमार करता है, उन्हें और ज्यादा परेशान करता है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी एक मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहनलाल गिहारा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है मोहनलाल जी आपका खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद। मोहनलाल जी, कुछ सवाल हैं कोरोना और प्रदूषण से जुड़े, जो सबसे पहले खबर फास्ट के इस मंच पर हम आपसे पूछेंगे। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी अपने सवाल आपसे कर सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे प्रदूषण इतना ज्यादा फैल रहा है, कोरोना के केसेस अचानक से इतने ज्यादा कैसे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारी है मोहनलाल जी? कैसे लोगों को बचाएंगे दोहरी आफत से? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से आप एक देश की बड़ी एंकर भी हैं और खबर फास्ट को पूरा देश और देश के बाहर भी देखते हैं। आप इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती है कि आप डिबेट के साथ साथ जो जनता को जोड़ते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। ताकि जनता से सीधे उनके व्यूज मिलते हैं। दूसरी अच्छी बात जो आपने बताई कि आपने एक स्पेशलिस्ट को बिठा रखा है जो सिर्फ बात को बताना नहीं, उसका सोल्यूशन देने के लिए भी क्या खाएं, कैसे इम्यूनिटी बढ़े। तो पूजा जी, ये बहुत अच्छी बात है इस आपके चैनल की। जहां तक प्रदूषण लेवल की बात है, आपने बताया कि आज वेस्ट दिल्ली में 957 और नॉर्थ दिल्ली में 989 के आसपास है। इसके देखिए सीधी वजह, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को रोकने का काम होना चाहिए था, वो दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के महाराज ने वो नहीं किया। समय रहते यदि ये सारे काम हो जाते तो आज ये दिक्कत नहीं आनी थी। हम दिल्ली के महाराज जब टीवी पे आते हैं या रेडियो में आते हैं तो बताते हैं कि पराली की वजह से हो रहा है। पराली भी एक छोटा कारण है, लेकिन जो असली कारण है दिल्ली के अंदर जो डस्ट है, जिसका करीब 21-21.5% के आसपास जो हमारी एजेंसियां हैं जो उसको कैलकुलेट करके बताती हैं, 21.5% डस्ट की वजह से प्रदूषण होता है। 18.5 के आसपास ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाली जो केमिकल्स, ये गैसें हैं, इसकी वजह से होता है। करीब 41% प्रदूषण वाहनों से जो धुआं निकलता है, वाहनों से जो गैस निकलती है, उसकी वजह से होता है। और ये लगभग 82% है। लेकिन इस 82% को रोकने के लिए पिछले 7 वर्षों में इस दिल्ली के महाराज, जो दिल्ली की सरकार ने क्या किया, वो मेरे और आपके सामने है। मोहनलाल जी, एक सवाल, आप दिल्ली का जिक्र क्योंकि कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, लगातार प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है उसमें दिल्ली सरकार को जो काम करना चाहिए था दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा के कुछ जिलों में भी बहुत बुरा हाल है। हिसार में 1000 के पार पहुंच चुका है AQI लेवल। जींद, कैथल, ये ऐसे जिलों का जिक्र मैं कर रही हूँ जहां पर बहुत ही ज्यादा सिवियर कंडीशन है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने तो मान लिया नहीं किया काम, आप कह रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो स्तर है उसका क्या? देखिए पूजा जी, जहां तक हरियाणा की बात है, हम जानते हैं हरियाणा, पूरा हरियाणा खेती का क्षेत्र है। खेती के क्षेत्र होने के नाते जो पानी भी जगह जगह पे नहरें हैं, जिसकी वजह से जो कई बार जो प्रदूषण होता है वो हवा ना चलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। लगातार हरियाणा की सरकार ने, जैसे अभी मैं बताऊं आपको, करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास केंद्र सरकार ने हरियाणा को और पंजाब को दिया, इसलिए कि वो प्रदूषण, ये जो पराली है, इसको खत्म करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उपकरण खरीद सके। इसके अलावा जो हमने, आप जानते हैं कि दिल्ली के, ये तो अगर दिल्ली में ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे नहीं होता तो पूजा जी आज वे तो वैसे ही दिल्ली में घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर वो पेरिफेरल नहीं बनते, जो 60 से 70 हजार वाहनों को दिल्ली में घुसने से जिन्होंने रोका, तो वास्तव में आज मतलब स्थिति और बदतर होती। ठीक है।
तो ये तो हम केंद्र सरकार का शुक्रिया करते हैं। ठीक है मोहनलाल जी, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं वो भी आपसे पूछूंगी, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एक और मेहमान डॉक्टर सतवीर चौधरी, जो कि पूर्व डीजी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सतवीर, आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर सतवीर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनके सवाल ले लेती हूँ। नीरज जगाधरी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरी सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो आपके जो भी सवाल हो आप इसी मुद्दे से जुड़े हुए सवाल आप कीजिएगा। नीरज जी जगाधरी से जुड़े हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है, बताइए अपना सवाल। पहले तो मैं मैडम जी आपको सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मैडम जी मेरा मुद्दा जो है वो आपको पता है, अगर उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, आप बताओ। देखिए नीरज जी, आप इस मंच के जरिए हालांकि हर रोज अपने मुद्दे को उठा रहे हैं और हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है। जो मैं आपके मंच से, आपके चैनल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मेरे को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ से मुझे लेटर मिला है। ठीक है नीरज जी, इस बात के लिए मैं खुद आपको ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आप हर रोज इस सवाल को इस मंच के जरिए उठा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि कल भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी आपको कहा था कि आप रिटर्न में कंप्लेंट कीजिए। एक्चुअली मोहनलाल जी, इनका सवाल ये है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये काम करते हैं, जहाँ पर इन्हें जो आप मैडम जी मेरी एक मिनट में अपनी पूरी बात कर लूँ, क्योंकि इसमें मुझे जो लेटर दिया ना इंस्टीट्यूट वालों ने, अच्छा उसमें जो मेरी बेसिक सैलरी सब कुछ दिखाई दी, मैंने दिन सर को भी अपनी व्हाट्सएप भेज दी, रिटर्न में भेज दी वो। उसमें जो है मेरा लेबर रेट मिनिमम बेसिस बहुत कम है, लेबर रेट दे रखा मेरे को, जो अरे नगर लेबर रेट बहुत कम है मैडम जी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री इस लेबर रेट को बढ़ाए, अगर उसमें 15,000 होंगे तब मेरे 20-21,000 होंगे, क्योंकि मेरे जो 8,000 से कम है सैलरी, वो लेबर रेट है, हरियाणा के अंदर लेबर रेट बहुत कम है मैडम जी। ठीक है मोहनलाल जी, आप उनके सवाल को समझे हैं क्या? नहीं, ये कहाँ का मामला है, दिल्ली का या हरियाणा का? मोहनलाल जी ये हरियाणा से हैं, जगाधरी से, और इनका ये है कि ये जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहाँ पर इन्हें 8,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है, जो कि आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बहुत ज़्यादा कम है। अपने परिवार को कोई इंसान 8,000 के आय में नहीं पाल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जो लेबर रेट है वो इतना कम है, लेबर रेट को बढ़ाया जाना चाहिए। मोहनलाल जी हर रोज वो इस मंच के जरिए सवाल को उठा रहे हैं। पूजा जी, ये जो मैं समझा हूँ कि किसी की प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहाँ उनको 8,000 जी, और उनकी डिमांड है कि जो मिनिमम वेजेस है जी उतना मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इस पे एक सिर्फ अपने इन भाई को बताना चाहूंगा, अभी करीब 15 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक श्रम कानून 2020 अभी लागू किया है, और जिसमें अब सभी, हरियाणा नहीं सभी प्रदेशों को एक डायरेक्शन जाएगा, अगले 1.5 महीने के अंदर नियम बनने की तरफ है कि हर प्रदेश एक मिनिमम वेजेस के ऊपर अपने यहाँ जो श्रमिक हैं, जो अपने यहाँ भाई काम करने वाले हैं, उनको उससे नीचे दे ही नहीं सकता। तो ये कानून बन गया है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि थोड़ा सा और ये कब तक लागू होगा मोहनलाल जी? ये कानून बन चुका है, पहले विधेयक आया, विधेयक आने के बाद कानून बन गया, कानून बनने के अब क्योंकि इसको जो मंत्रालय है वो मंत्रालय इसको नियम बनाकर सभी प्रदेशों को भेजेगा और प्रदेशों को डायरेक्शन होगा। माना सपोज हम बात करते हैं अपने श्रमिक भाई की 14,500 रुपए मिनिमम वेजेस है, तो इससे नीचे कोई दे ही नहीं सकता सरकार, और उसको सख्ती से जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उसको लागू कराएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे यदि आप कहें तो मैं बताऊं, अगर विषय मुझे लगता है हमारे पास मोहनलाल जी इतना थोड़ा समय की कमी रहेगी, दर्शक और भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो नीरज जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कुरुक्षेत्र से जुड़ गए, आगे बात करेंगे तो जी बिल्कुल 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 मोहनलाल जी कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं एक और दर्शक। सर बताइए, अपना नाम बताइए जी। ठीक है, बताइए अपना सवाल संजू जी। संजू जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। संजू जी आप एक बार फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। चलिए डॉक्टर सतवीर जी आपके पास आऊंगी मैं। हमने आज का मुद्दा रखा है कि कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, प्रदूषण का लेवल जो बढ़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार, क्या मानते हैं कि डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि सिम्टम्स लगभग एक, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ। अब ये डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ा चैलेंज है
ये जज करना कि ये कोरोना का पेशेंट है या फिर वो प्रदूषण की वजह से उसके साथ ये समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ठीक उचित मुद्दा उठाया समय पर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने जा रही है। एक तो सर्दी के कारण थोड़ा सा सर्दी जुकाम आना शुरू हो गया, ऊपर से ये प्रदूषण के कारण खांसी शुरू हो गई, ऊपर से कोरोना हो गया। बिल्कुल। तो तीन चीजों की मिक्स रिएक्शन आती है। एक चौथी और प्रॉब्लम आ गई, लोग टेस्ट कराने से डरते हैं अभी भी, जबकि जागरूक किया जा रहा है कि टेस्ट कराएं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएं। उनको ये लगता है टेस्ट कराऊंगा 15 दिन के लिए मुझे क्वारंटीन में डाल देंगे, ये कर देंगे, ऐसी लोगों के मन में भावनाएं हैं। तो बाकी ये सचमुच शर्मनाक है कि 4 साल से 5 साल से मैं लगातार आपकी चैनल पे लगभग हर साल ये बात कहता हूँ कि कितना शर्मनाक है कि अगर सरकार साफ पानी और साफ हवा भी ना दे पाए। होता क्या है, जब कोई पॉल्यूशन एक्सपर्ट होता है तो वो कोई फैक्ट्री को दोष दे देता है, कोई कारखानों को दोष दे देता है और कोई किसान को दोष देता रहता है। लेकिन दोषी असल में सरकार है, लोग खुद हैं। सरकार को लोगों को मोटिवेट करना है कि फसल के जो कटे हुए सिरे हैं, मुंडे हैं, उनको ना जलाया जाए और उनको एडिक्वेटली सरकार कंपनसेट करे, क्योंकि सरकार एडिक्वेटली कंपनसेट नहीं करती, मजबूरी में किसान उनको जलाता है। बिल्कुल। और जो स्कीमें बनती हैं बड़ी बड़ी, 2 एकड़ का 1 एकड़ का कोई किसान है वो स्कीमों को लागू नहीं कर सकता, वो मशीन नहीं खरीद सकता। कोई 20 एकड़ का 50 एकड़ का कोई बड़ा किसान है वो तो मशीन खरीद लेगा जी। जो 2 एकड़ 1 एकड़ 4 एकड़ जिसकी जमीन है वो जो सरकार कुछ बना देती है नई चीज, उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो सरल तरीका होता है कि उसको जो अवशेष बचे हुए उनको जला दे जी। एक तरफ उसको भाव नहीं मिलता और दूसरी तरफ वो एक खर्चा और करने को कह देते हैं कि आप इसको जलाओ। डॉक्टर सतवीर जी, हमने इस मुद्दे को भी खबर फास्ट के इस मंच पर उठाया था, इस मुद्दे को भी उठाया था और इस पर भी खूब लंबी चर्चा हुई थी। किसानों को भी हमने जोड़ा था, उन्होंने भी अपनी समस्याओं का बखान किया था। डॉक्टर सतवीर जी, काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं कैथल से। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हेलो जी कुलदीप जी, बताइए। कुलदीप जी, शायद आपका टीवी चल रहा है, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। हेलो जी। कुलदीप जी, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऐसे हमारे जो मेहमान हैं वो भी समझ नहीं पाएंगे आपके सवाल को। चलिए डॉक्टर सतवीर जी, आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन आप जिस महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि किसानों की भी मजबूरी है, किसानों का शौक नहीं है पराली जलाने का। मोहनलाल जी, क्या कहेंगे आप इस पर? प्रदूषण बढ़ रहा है, किसानों को शौक तो है नहीं पराली जलाने का, क्यों सरकार इस तरीके से कंपनसेट नहीं करती है कि किसान भी उस चीज को समझे? जुर्माना लगा दिया जाता है उन पर, गरीब किसान कहाँ से इतना फाइन भरेगा? सर, मैं पूजा जी बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब की बात से। डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं सरकारें भी इसमें दोषी हैं और समय रहते जो हमको काम करना चाहिए था वो सरकारों ने नहीं किया। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली के जो महाराज हैं उन्होंने एक दिन बड़े से पतीले के अंदर वो केमिकल कुछ उबाला और कहा साहब ये हम छिड़काव करेंगे और दिल्ली की पराली सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ये पूजा भी तरीका नहीं है। ये आप मीडिया में आने का, टीवी में आने का, बड़े बड़े विज्ञापनों में देने का तो एक तरीका है, बट सरकारें कहीं ना कहीं इसमें जो जिनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब की कि क्या हम अपने किसानों को समय रहते हुए यदि उसका उचित भाव देंगे तो किसान क्यों जलाएगा और क्यों नहीं मिलना चाहिए किसान को उसका उचित भाव? पराली जलाने का शौक किसको है? यदि उसको 2 पैसा, अगर उसकी कटाई का, उसकी उठाई का और उसकी पुचाई का पैसा किसान को मिल जाए, उसकी मेहनताना भी मिल जाए, तो किसान क्यों करेगा?
लेकिन ये सरकारें जो दिल्ली के अंदर जो पानी फ्री बांट देती है, बिजली की बात करती है कि साहब हमने इतना दे दिया, और जब आज से 6 वर्ष पहले जब हम ये बोलते थे हम दिल्ली में 20 कॉलेज बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, ये फ्री कर, देखिए मोहनलाल जी, आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर केंद्र सरकार की किसानों की समस्याओं की बात करें। जब किसानों का जिक्र होता है, मुझे लगता है सबसे पहले बात तो हरियाणा की होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसानों को यदि आप उचित मुआवजा देंगे तो वो पराली नहीं जलाएगा। कहीं ना कहीं इसमें भी सरकारों की अनदेखी है। मैंने नहीं बताया केंद्र सरकार ने 14, मैंने बताया केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए दिए हैं पंजाब और हरियाणा को। और जहां तक पराली की बात है, डॉक्टर सतवीर बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि हरियाणा में मात्र 20% के आसपास पराली जलती है, 80 से 85% पराली तो पंजाब में जलती है। पंजाब सरकार को इस बात के लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप करें, बट उनको कभी इस बात की चिंता उन्होंने करी नहीं। दिल्ली भी ऐसे ही है और पंजाब भी ऐसा है। हरियाणा में मैं कहना चाहूंगा, मैं डॉक्टर साहब की बात सहमत हूं कि हरियाणा में भी जो कदम हमें और उठाने चाहिए, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। इसमें किसान दोषी नहीं है, किसान तो अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो दोषी कैसे हो सकता है? वो अन्नदाता है। डॉक्टर सतवीर जी, अब इसका समस्या का समाधान क्या है? मतलब एक तरफ तो सरकार दावे करती है कि हम तो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, हम तो प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना को लेकर हमने इतने सारे काम किए, सरकार गिनवाती है, टिप्स पर गिनवाती है, लेकिन कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं डॉक्टर सतवीर जी, दिल्ली में तो बुरा हाल है। 7000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटों में दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए। पूरे देश की बात की जाए तो 45,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए। कुल आंकड़ा 85 लाख को क्रॉस कर चुका है। डॉक्टर सतवीर जी, अब क्या समस्या का समाधान क्या है इसका? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार ने कदम उठाए होंगे, मुझे ये शक है। सरकार ने कदम नहीं उठाए, ये तो कोर्ट ने डंडा दे करके, देसी भाषा में कहते हैं कोर्ट डंडा दे देता है, समय पर आकर पटाखे बैन कर देता है, व्हीकल के लिए कहता है, ये चीजें कहता है, तो कोर्ट के प्रेशर में सरकारें कुछ ना कुछ करती हैं। अदरवाइज सारा साल सोती रहती हैं। 5 साल से 6 साल से समस्या लगातार चल रही है, तो नवंबर में आकर के उसको डिस्कस करते हैं, उस समय कोई खास हो नहीं पाता। कभी ऑड इवन कर देंगे, कभी कोई और ऐसी छोटी मोटी चीज कर देंगे और असली समाधान नहीं करेंगे, तो ठीक तो है नहीं ये, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर सतवीर जी, क्या आपको नहीं लगता सरकार की जो कोशिशें हैं वो तभी पूर्ण रूप से भी काम कर पाएंगी जब आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? अब सरकार ने अगर पटाखों पर बैन कर दिया तो चलिए वो सरकार का स्टैंड है, लेकिन आम जन को भी तो इतना जागरूक होना पड़ेगा ना डॉक्टर सतवीर? नहीं, जागरूक भी सरकार को और राजनीतिक लोगों को, जनप्रतिनिधियों को ही जागरूक करना पड़ेगा। वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। अब हेलमेट पहनने को कहा जाता है, पुलिस हेलमेट लागू करती है, मास्क पहनने को कहा जाता है, मास्क लागू करती है। जो भी ऐसे स्टेप है, चाहे मास्क है चाहे हेलमेट है, लोगों के अपने फायदे के लिए है। इसी प्रकार प्रदूषण, कौन चाहता है गंदी हवा में सांस लेना? बिल्कुल। मैं तो उल्टा हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सरकार पानी और हवा भी साफ नहीं दे सकती तो लोग क्या करें? चलो सड़कें हैं, स्वास्थ्य है और एजुकेशन है, वो भी सरकार के काम है, उनके बिना शायद काम चल जाए, लेकिन हवा में सांस तो लेना ही पड़ेगा ना। अब मास्क ले लेके कैसे चलता रहे? अब 3-4 साल पहले हम कभी विदेश में जाते हैं, कभी सिंगापुर जाते हो, जापान जाते हो, जब इंडेक्स 200 से ऊपर होता है लोग मास्क लगाए घूम रहे होते हैं जी। और यहाँ दिल्ली में 300 से नीचे कोई बात ही नहीं करते। जब 400 इंडेक्स हो जाता है फिर कहते हैं खतरनाक हो गया। वहाँ 200 से 150 से लोगों को चिंता होने लग जाती है, मास्क पहनते हैं लोग। तो लोगों को भी जागरूक करना है और कड़े स्टेप लेने हैं। फैक्ट्री के लिए भी। सतवीर जी, मोहनलाल जी के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनसे भी कुछ जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि लगातार नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। प्रदूषण का मीटर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा के अलग अलग जिलों में और नॉर्थ दिल्ली की बात की जाए या साउथ दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, क्या प्रदूषण का स्तर है वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। AQI लेवल किस कदर बढ़ रहा है। आपके मन में कोई भी सवाल है प्रदूषण से जुड़े या फिर कोरोना के बढ़ते कहर से जुड़े, आप हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप लगातार सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मोहनलाल जी, अब मुझे आप ये बताइए कि आगे सरकार की क्या तैयारी है? अब तक जो किया या कर रहे हैं वो ठीक है, सरकार भी उसका बखान करती है,
लेकिन आगे आने वाले समय में क्या तैयारी है सरकार की? कैसे अब कोरोना जो लगातार अब भी बेकाबू हो रहा है, वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रिकवरी रेट धीरे धीरे बेहतर हुआ है, लेकिन अब 45,000 से ज्यादा मामले जब एक दिन में सामने आ जाते हैं और प्रदूषण का लेवल हरियाणा के कुछ जिलों में 1,000 को पार कर जाता है और दिल्ली में तो देखिए लगातार बढ़ ही रहा है प्रदूषण का स्तर, तो अब आगे क्या करेंगे? क्या तैयारी सरकार की? देखिए पूजा जी, आप देख रहे हैं जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, वो लगातार इसको डेटा के साथ आ रहे हैं कि हम आने वाले समय में कौन कौन सी चीजें करेंगे जिसकी वजह से प्रदूषण कंट्रोल होगा। जहां तक बात दिल्ली की है, दिल्ली की आप जानते हैं, मैंने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल की बात करी, दुनिया भर के जो अंडरपास बने हैं उनकी वजह से बहुत स्मूथ हुआ है। हमारे बदरपुर के जो प्लांट था उसको बंद किया गया। इसके अलावा जो और जरूरी कदम उठाने वाले हैं उस पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन साथ साथ आपको, मैं दिल्ली की फिर वापस आ रहा हूँ कि जो दिल्ली की जो प्रदेश की सरकार है उसको भी चिंता करनी पड़ेगी। आप दिल्ली में रहती हैं, आप जब दिल्ली की घुसते हैं आप देखती हैं हर रेड लाइट के ऊपर एक वो दिल्ली के महाराज का पोस्टर लेके लोग खड़े हुए हैं। आपको मालूम है उसमें 40 लाख रुपए रोज खर्च कर रही है दिल्ली सरकार। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। यही 40 लाख रुपया यदि दिल्ली के किसानों के ऊपर उस पराली को रोकने के लिए और दिल्ली के आसपास हरियाणा में कहीं हरियाणा के साथ टाइप करके उसको रोका होता तो दिल्ली की पोजीशन, मुझे लगता है मोहनलाल जी अच्छी रहती। आप दिल्ली सरकार के उस अभियान की बात कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करके जो अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार की तरफ से की गई, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब की बात से देखिए पूजा जी एकदम सहमत हूँ। क्या रेड लाइट पे गाड़ी ऑन करने से प्रदूषण आंशिक तो कम हो सकता है, पोस्टरों में और टीवी के माध्यम से तो कम हो सकता है, क्या ऑडी 1 से हो सकता है? डॉक्टर साहब का जो कहना है कि आपको कोई सॉलिड समाधान देना पड़ेगा, संपूर्ण समाधान देना पड़ेगा। ठीक है मोहनलाल जी, लौट रही हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ गए हैं पानीपत से, अरुण जी। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम एक सवाल है मेरा, हरियाणा के अंदर कितने भी बड़े महानगर हो या कितने भी डेवलप डिस्ट्रिक्ट हो, किसी भी सरकार का ध्यान हमारे शहर पानीपत की तरफ नहीं जाता। ये पोल्यूशन हो या कोरोना हो, ये दूसरे बड़े बड़े नगर उनका भी अलग नंबर जारी करते थे, पर हमारे शहर में नंबर जारी करते ही नहीं किसी भी चीज का। करप्शन इतना है, टॉप 5 में जगह बना चुका पोल्यूशन के मामले में, कोरोना के मामले में बना चुका है। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। मुझे लगता है मोहनलाल जी ने बात सुनी और इस पर अमल जल्द किया जाएगा। गाजियाबाद से शिवम एक और दर्शक जुड़ गए हैं। शिवम जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी बताइए सर। मैं अपने सम्मानित गेस्ट और इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या अब जो प्रदूषण हो रहा है क्या उनमें पटाखों का रोल है? जब सब जगह बैन हो चुके हैं, बिक्री नहीं है, तो क्या उनका पटाखों पे आज का जो वातावरण जो इतना दूषित है, क्या उनका कोई रोल है? और क्या हम दिवाली पे जब करते हैं तो क्या जो महीनों तक ये प्रदूषण रहता है, क्या पटाखों में उनका भी रोल है? ठीक है डॉक्टर मैं अपने सम्मानित गेस्ट से चाहता हूँ इस पे अपना विचार रखें। डॉक्टर सतवीर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब सवाल पूछा इन्होंने। देखो ये सच्चाई है कि पटाखों का कोई बहुत फायदा तो होता नहीं, ये तो सब मानते हैं। पटाखों का आंख पर भी नुकसान है, हमारी सेहत पर भी नुकसान है, चोट भी कर सकता है, प्रदूषण भी करता है, आवाज की प्रदूषण भी करता है। तो पटाखों को बैन करना कोई गलत बात तो नहीं है, अच्छी बात है। प्रदूषण बढ़ रहा है तो पटाखों पे कंट्रोल जरूर होना चाहिए, लेकिन एक घर घर में जाके चलान करने की बजाय उसकी पटाखों की एंट्री और सेल के ऊपर कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, अब तरीका यही है कि आपस में तालमेल हो, ब्लेम काउंटर ब्लेम ना हो। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है, दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं। शिक्षा को, स्वास्थ्य को और पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए और सब मिलजुल करके जो चीजें हैं वो करें। सबको पता है क्या करना है, टाइमली प्लानिंग करनी है। पूरा बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना और प्रदूषण का जब जिक्र हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना का कहर लगातार अभी भी जारी है, ऐसे में खबर फास्ट की आपसे यही अपील है कि सरकार जितनी भी कोशिशें कर रही है
वो एक तरफ, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी एक तरफ अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखने की। तो आप भी घर पर रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। खासतौर पर दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो ऐसे में पटाखे जलाने से आप भी बचिए और प्रदूषण से भी अपने स्वास्थ्य को बचाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर फास्ट पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे कुछ देर के लिए, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।